देखिए, हम लोग पिछले क्लास से आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल। देखिए, इसमें जो है आप समझ सकते हैं, एक स्फेरिक है, सेल बनाना है तो इसका मतलब अंदर भी एक होगा पार्ट। अब इसकी रेडियस है जो R1 है, अब बाहर वाले की रेडियस R2 है। इसमें हवा भरा हुआ यानी एयर है, और बैटरी यानी सेल जो कनेक्ट करना है, सेल का एक वायर इधर से कनेक्ट करना है, देख लीजिए ध्यान से, और दूसरा जो है आपका सेल से इस तरह से कनेक्ट करना है। अब बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो है आपका करंट जो है अंदर से बाहर फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो अंदर का एरिया कम है, अंदर का एरिया क्या है, कम है। तो अंदर का एरिया जब कम है, बाहर का एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर एरिया वेरिएबल आ गया। तो एरिया जब वेरिएबल आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको फिर से वही बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो एलिमेंट इसमें कैसा होगा, तो स्फेरिकल सेल ही होगा। यानी कि इसमें लिख सकते हैं, फर्स्ट वी डिवाइड द spherical cell into many thin concentric cell of radius R and thickness dr। अब जरा गौर से देखिएगा, बहुत सारे पीस में दिया थी, इसको डिवाइड किए हैं। कंसेंट्रिक सेल है यानी सबका सेंटर सेम है। तो एक सेल मैं यहाँ पर बना रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से, रेड कलर से ये सेल को बनाया है, जिसकी रेडियस है जो आपकी R है, और इसकी जो थिकनेस है वह dr है। अब जब करंट फ्लो करेगा अंदर से बाहर की ओर चलेगा, और अगर आप पतला सा सेल को कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा आपका उसका रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ थिन सेल। थिन सेल का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसको मैं dr लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस है थिन तो छोटा है तो छोटा। अब इस dr की वैल्यू क्या होगी, इस dr का वैल्यू हमको निकालना है कि dr की वैल्यू क्या होगी, आखिर उस dr की वैल्यू निकालनी है। बात समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। जब इस dr की वैल्यू निकालनी है तो जरा गौर कीजिए, हमको लेना है रो ला, यानी रो लेंथ लेना है। तो लेंथ क्या होता है, करंट जहां से पार करे जहां तक जाए उसके बीच का डिस्टेंस। तो आपको dr लेंगे लेंथ के बदले, और एरिया रो l बाई एरिया। तो ये स्फेरिकल सेल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है। इस बात को समझ लीजिए। जब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो टोटल रेजिस्टेंस R जो होगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर छोड़ दीजिए, और इंटीग्रेशन में जाएगा dr/r²। रेडियस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सबसे जो अंदर सेल होगा उसका रेडियस R1 होगा, और सबसे जो बाहर सेल बनेगा उसका रेडियस R2 होगा।
इसीलिए इंटीग्रेशन होगा R1 से लेके R2 तक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, रो बाई 4 पाई, यहाँ पर देखिएगा r का पावर -2 + 1 होगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई -2 + 1 होगा। अब गौर कीजिए यहाँ पर R1 से R2 तक होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, तो देखिए क्या होगा, समझ सकते हैं बात को आप। तो यहाँ पर जो r इक्वल टू होगा आपका रो बाई 4 पाई होगा, और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे तो ये -1 बाहर आ जाएगा। तो -1 बाहर जब आ जाएगा तो -1 को बाहर पहले लिख लीजिए, और आपका R2 का पावर -1 होगा, R1 का पावर -1 होगा। -1 है तो 1/R2 होगा, लेकिन इस माइनस साइन को अगर अंदर डायरेक्ट ले जाते हैं तो क्या होगा, रो बटा 4 पाई होगा। होना चाहिए 1/R2 पहले, लेकिन माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए 1/R1 - 1/R2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो रो बाई 4 पाई हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये R1 R2 और R2 - R1 हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल जो होगा रो R2 - R1 बाई 4 पाई R1 R2 हो जाएगा फॉर्मूला। तो बात समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। सर देख वहाँ पे लीजिए लेंथ बात, dr क्यों ली है? आप बताइए लेंथ क्या होता है रेजिस्टेंस में, पिछले क्लास में ही समझाए हैं। सर जहाँ से करंट फ्लो करता है और जहाँ तक जाता है। तो इस रेड में करंट कहाँ से फ्लो किया, इस पोजीशन से गया कहाँ, तो इस पोजीशन तक। तो डिस्टेंस कितना हुआ, जो उसका थिकनेस है, तो थिकनेस जो डिस्टेंस हुआ इसलिए डी लिए, डी थिकनेस माना हुआ है आपका। और कोई डाउट है तो बोलिए, किन्हीं को भी कोई डाउट है तो बतलाइए। और dr हो गया तो एरिया कौन लेंगे, ये पूरे स्फीयर का एरिया लेंगे, तब 4 पाई r² होगा आपका। प्रॉब्लम है ये कि अब फार्मूला सबका याद करना है, तो फार्मूला तो याद कराने का टेक्निक भी हम ही को बतलाना रहता है। तो जरा गौर कीजिए, आपके टॉपिक में आज तक जो किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसको कैसे बनाएंगे तो उसको मैं तुरंत ही बतला रहा हूँ, याद करने का तरीका, लर्न करने का तरीका। देखिए हम लोग बहुत तरह के रेजिस्टेंस का वैल्यू पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे एक वायर का जो यूनिफॉर्म हो, उसका रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो देखिए सबका फार्मूला का रेजिस्टेंस का जो है, एक जगह मैं उसको आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए यदि आप गौर करते होंगे तो एक वायर है, ये वायर जो है यूनिफॉर्म वायर है, जिसको रॉड भी कह सकते हैं। वायर या रहे या रॉड रहे, यानी ये वायर हो या रॉड हो, बात एक ही है। आपका इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े रो L बाई एरिया, या इसी को लिख सकते हैं रो L बाई पाई r²। कब, जब ये रेडियस इसका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो तब, या एरिया प्रोवाइडेड है तो यही हो जाएगा आंसर। ये रॉड के लिए थिन वायर, थिन रॉड, जो भी आप कह लीजिए उसका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब भी करंट आप देंगे तो इस एंड से करंट जाएगा और इस एंड से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपका लेंथ का काम वो कर गया। दूसरा हम लोग पढ़े थे एक सिलेंडर है जो कि हॉलो है, और हॉलो सिलेंडर में जो है आपका दो रेडियस है, एक अंदर वाले का रेडियस अलग है, बाहर वाले का रेडियस अलग है। तो बिटवीन एंड की जब बात किए थे, इस एंड से इस एंड के बीच जब निकालने लगे थे, यानी करंट बैटरी कैसे जोड़े थे आप इस तरह से, तब इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था रो L बटा एरिया, और आया था पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। देख लीजिए ध्यान से, पहला था ये दूसरा था। तीसरा आप क्या किए थे कि आपका वही आपका सिलेंडर था,
लेकिन सिलेंडर में अब की बार क्या किए थे वो समझ लीजिए। सिलेंडर में अब की बार जो आप किए थे वो कुछ अलग किए थे। यानी कि अब की बार जो आप किए थे सिलेंडर में, तो करंट का वायर इधर से दे करके ऐसे, और आप प्रोवाइडेड किए थे करंट को। यानी करंट जो है अंदर से बाहर आने के लिए मजबूर था, मतलब इधर से उधर फ्लो करने के लिए मजबूर नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जब फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करने के बाद आया था, तो 2.303 log 10 के बेस में आया था ये, और आया था R2/R1। और क्या आया था, अच्छा रो छूट गया है, एक मिनट, रो छूट गया है। 2.303 था और रो था, ठीक है, और ट्वाइस पाई एल था, ये था। देख लीजिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आया था। एल एन के टर्म में था तो रो एल एन R2/R1 था और 2 पाई एल था आपका। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर अगला जब हम लोग डेरिवेशन किए हैं अभी आज तुरंत 4 नंबर में, तो एक था स्फेरिकल सेल था, ऐसा था, और स्फेयर में जो था अंदर का रेडियस R1 था, बाहर का रेडियस R2 था, और करंट जो फ्लो कर रहा था इस तरह से सिस्टम दिए थे करंट का, ऐसे दिए थे। मतलब करंट जो है अंदर से बाहर की ओर आ रहा था इधर से, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा था अंदर से ऐसे बाहर की ओर कर रहा था। तो इसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया, रो R2-R1 बाई 4 पाई R1 R2 था। देख लीजिए ध्यान से, मेनली फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आएगा कंपटीशन में तो डेरिवेशन करना लगेगा। बताइए 10 मिनट का डेरिवेशन आपसे होगा एग्जाम में, मेनली फॉर्मूला याद करना है इसका। दोनों एक था एरन के फॉर्म में, वो भी फॉर्मूला याद हो गया सारा। देख लीजिए ध्यान से, बोलिए, सभी लोग को याद हो गया है? यस सर। चलिए तो यस गौरव सर। आप बताइए, सिलेंडर के अंदर से बाहर का फॉर्मूला बोलिए। चलिए बोलिए, हम तो सामने खड़े हो गए हैं, बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए जल्दी से। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ बोलिए ना फॉर्मूला। 2.303 log R2/R1 2 पाई L। रो कहाँ बोले आप? क्या? रो 2.303 रो log R2/R1 2 पाई L। डिवाइडेड बाई 2 पाई एल, ठीक है। चलिए देखिए, इसीलिए तो सामने आ गए थे बोर्ड के सामने। देख लीजिए ध्यान से। अब सही बोले एक, सर। आप देखिए 5वां नंबर है, एक का डेरिवेशन हम भी नहीं करते हैं, बहुत लंबा है इसका डेरिवेशन, हम फॉर्मूले याद करवा देते हैं सीधा आप लोग को। नन यूनिफॉर्म वायर का है, क्या है, नन यूनिफॉर्म है ये। आपको दिखने में लग रहा होगा कि नन यूनिफॉर्म है, इधर ज्यादा बड़ा है, इधर कुछ छोटा है वैल्यू। नहीं, नन यूनिफॉर्म वायर है, इस तरह का वायर होगा, पूरा सॉलिड है ना, पूरा क्या है, सॉलिड है। इसका जो इस टाइप का जो रेडियस है इधर वो R2 है, इधर जो इसका रेडियस है वो R1 है। मतलब इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेडियस R1 है, और यहाँ से टोटल जो लेंथ है ये वो L लेंथ का है वायर, लेकिन नन यूनिफॉर्म है। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए पूरा सॉलिड वायर है, और करंट जो फ्लो करेगा आपका इधर से ऐसे जोड़ना है करंट को, है ना। तो करंट जब ऐसे जोड़िएगा तो इसके जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। ये भी होगा रो एल पाई R1 R2 क्या है, रेडियस है। सम टाइम कहीं डायमीटर के टर्म में दिया रहेगा, D1 D2 के टर्म में, तो आर रेडियस बराबर D/2 होगा, D/2 होगा, यानी 4 रो एल पाई D1
D2, D1 D2 क्या है यहाँ? रेडियस है। बोल, D1 D2 क्या है यहाँ? डायमीटर है। R1 R2 क्या है यहाँ? रेडियस है, जो फिगर में आपको दिखा चुके हैं। देखिए सारा फार्मूला को एक टेक्निक से याद करते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला कहीं भी हो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला कहीं भी हो आपको हमेशा रोला ही होगा। देख लीजिए, रो एल बाई एरिया ही होगा। तो वायर का भी रो एल बाई एरिया है। आप देखिए इसका भी फार्मूला रो एल बाई एरिया है। ध्यान से देखिए, रो एल बटा एरिया। एरिया कहाँ का लेना है? तो जितना से करंट फ्लो करेगा। अब हवा में थोड़ी करंट फ्लो करेगा, तो जितना से करंट फ्लो करेगा इतना ही एरिया लेना है, बीच वाला एरिया छोड़ देना है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे लेते हैं। इसमें केवल आपको टेंशन, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉग में जाने के बाद क्या है, यहाँ R2/R1, इसीलिए उस तरह से ये सेटिंग नहीं कर रहा है। लेकिन याद है 2.303 रो लॉग R2/R1। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, R2/R1 रट के सिर्फ मत रखिएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में R1 अंदर वाले का रेडियस माना है कि R2, मतलब बड़ा रेडियस बाई छोटा रेडियस लेना है। सीधा सीधा बात याद कीजिएगा। यानी बाहर का रेडियस, ये नहीं कि अंदर का रेडियस का R2 मान ले क्वेश्चन में, आप बाहर का R1, आप फॉर्मूला आप यही रट करके टिक मार दीजिए। दिमाग भी लगा के याद करना है, ऐसे सीधा नहीं छोड़ देना है। याद कर रखिएगा इस सब बात को, ध्यान को, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में आपको इस तरह से धोखा दिया जाता है ना। क्योंकि फार्मूला आप याद किए इस तरह से, बाहर का रेडियस हम R2 माने थे, और आप वहां क्वेश्चन में क्या करेगा, बाहर के रेडियस को R1 मान लेगा। कहानी खत्म, फार्मूला उल्टा वाला भी दे रहेगा, है ना। तो देखिए दो फार्मूला तो रोला पर बैठ गया, तीसरा भी रोला है, देखिए ध्यान से। ये भी रो एल बाई एरिया है। देखिए कैसे, ये लेंथ है। लेंथ कैसे है हुआ भाई? तो करंट अंदर से चल के बाहर का आया, तो करंट कितना दूरी तय किया ये बताइए आप, ये डिस्टेंस कितना होगा आप खुद सोचिए। करंट अंदर से चल के जब बाहर आया तो कितना लेंथ तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया? तो बाहर का रेडियस R2 R2 minus है, अंदर R1। का तो रो एल नहीं हो गया, रो एल। एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। तो देखिए 4πr² नहीं लिखा हुआ है, 4πr² है। अब बेईमानी नहीं करना, दो गो रेडियस है तो R1 R2 ले लिए हैं। देख लीजिए ध्यान से, R² ही लिखा हुआ है, R1 R2 जो है वो आपका R² ही है। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ भी फॉर्मूला है रो एल बटा एरिया। लर्न करने का तरीका सोचिए, साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। यहाँ भी फॉर्मूला रोला ही है। देखिए रो एल बटा एरिया है, πr², क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका सर्किल के जैसा है। यहाँ एरिया स्फेयर का था, तो स्फेयर है तो 4πr/2, क्योंकि 4πr² होता है। बात को समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। और यहाँ पर क्या है आपका, गौर कीजिए, वहां पर तो आपका स्फेयर में 4πr² हो गया आपका सरफेस एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया πr² होगा, सर्किल के जैसा है। तो आप सोच लिए कि कैसे लर्न करना आपको। जो यहाँ भी रोला है, रो एल बटा एरिया πr² है, एक इधर का रेडियस एक उधर का रेडियस। और कोई कष्ट है? बोलिए जल्दी से। नो सर। तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। लर्न करने का तरीका भी बता दिए, टेक्निक भी बता दिए हैं। इन सभी बातों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। देखिए ये सब था 10th से थोड़ा सा हायर लेवल में आए थे। अभी तक 10th लेवल में ही हम लोग ओम्स लॉ में घूम रहे थे, ये काम कर रहे थे, उसका क्वेश्चन बना रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, और 12th में एंट्री मारते हैं, है ना। सोचिए एक दो क्लास हम 10th में हम लोग रहे हैं। ये सब थोड़ा सा अलग था, है ना। फार्मूला लेकिन याद करके रखिएगा, सम टाइम डायरेक्ट आएगा एकदम तो हल्का मचा देगा, आएगा तो सोच लिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डेरिवेशन तो आपसे होगा नहीं बैठ के एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं, करंट इन कंडक्टर, यानी यूनिफॉर्म वायर में करंट किस तरह से फ्लो करता है उसकी बात को डिस्कशन करते हैं। यानी कि करंट इन यूनिफॉर्म कंडक्टर या मेटालिक वायर। यूनिफॉर्म कंडक्टर, कंडक्टर यानी मेटालिक वायर, मेटालिक वायर में करंट किस तरह से फ्लो करता है उस पर डिस्कशन करते हैं। देख लीजिए मेन हेडिंग यही है आपका, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए गौर से समझिएगा ये कंडक्टर है कोई। अब प्रॉपर्टीज वाट एंड वाई का रीजन यहाँ चलेगा, जो 10th क्लास में पढ़े थे उसी का रीजन है।
लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अलग है। 10th क्लास में सिर्फ इतना आप जानते थे कि कोई कंडक्टर के क्रॉस अगर मेटल वायर का जोड़ देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है। और आप इतना भी याद किए थे कि करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर से मानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है इस डायरेक्शन से, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर फ्लो करता है। ऐसा एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ रहता था। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमको आप लोग में से कोई बताइए, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बैटिक जोड़ने के बाद क्या घटना घटित होता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है? क्या मेटल में पहले से इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होता है? मेरे क्वेश्चन को समझिए। मेटल वायर में सेल यानी बैटिक जोड़ने के बाद आप खुद बताइए कि क्या घटना घटित होता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। कुछ तो उसके अंदर घटना होता होगा। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जस्ट पहले पढ़े हैं कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ फोर्स यदि कोई लगा सकता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं। सीधा सा बात समझिए। तो क्यों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद किसी मेटल वायर में करंट एग्जिस्ट कर जाता है, उस रीजन को हम जानना चाहते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, हम जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए अब, क्योंकि अब कंसेप्चुअल चीजें शुरुआत हो रही है, उसको समझना पड़ेगा। केवल बुक पढ़ लेने से, केवल कंसेप्ट याद कर लेने से कि ये करंट फ्लो कर गया, करंट क्यों फ्लो किया, और अगर करंट फ्लो किया है मतलब चार्ज फ्लो किया है, चार्ज पर सिर्फ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता है, ये भी बात आप जानते हैं। चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको मोशन में ला सकता है। तो सेल जोड़ने से, पोटेंशियल डिफरेंस करने से फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है? तो यस, आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। देखिए याद कीजिए फार्मूला को अब, इसीलिए पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया जाता है करंट के पहले। जय उछल कूद करके चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है ना, कि जो मन करे जो चैप्टर पढ़ा दीजिए कभी भी और पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ रीजन समझिए। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो आप पढ़े थे, अब फार्मूला से काम चलेगा, क्यों एनसीईआरटी में सब नहीं समझाया है, आप समझिए ध्यान से, तब मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E बराबर, आप माइनस dV/dr पढ़े थे, याद कीजिए फार्मूला को, डिराइव भी किए थे, इस पर बहुत सारा फार्मूला भी पढ़े थे। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि ये बैटरी जो लगाए हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है किसी भी सेल के क्रॉस, यानी यहाँ पर ये वोल्टेज क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर वायर की लंबाई L है तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यानी कि शॉर्टकट में अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ है, नॉट वेलोसिटी। ये पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ है, यानी इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेड लेंथ से डिवाइड को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे ही सेल जोड़ेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब वह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और ऐसे भी याद कीजिए पॉजिटिव प्लेट है तब ये नेगेटिव प्लेट है, तब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे इस पूरे वायर में फैल जाएगा और फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट तक पहुंच जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे मेटल वायर से होता हुआ जाएगा, इस बात को याद कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअस कर्व है, ये भी याद कीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ये बात आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि जब सेल जोड़ते हैं तो उस मेटल वायर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी सोया हुआ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, सभी को एक साथ एक्टिव करता है। एक साथ एक्टिव करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ एक्टिव करता है। ये सब पॉइंट लिखवाया नहीं जाएगा, सुनते रहिए, एक साथ एक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारा प्रॉपर्टी पहले पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पीड ऑफ लाइट से पूरे सर्किट में एग्जिस्ट करेगा, और स्पीड ऑफ लाइट इतना है कि आपको सोचने के पहले ही पूरा सर्किट में सेटअप कर जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा तभी करंट होगा।
यहाँ का इलेक्ट्रॉन यही जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यही जाएगा, लेकिन सब एक डायरेक्शन में पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज है, बहुत होशियार है, समझ रहे ना, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। आप स्विच दबाइएगा पूरे सर्किट में फैल जाएगा एक बार, आपको टाइम भी नहीं देगा सोचने समझने के लिए, पूरे सर्किट में फैल जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्किट में फैलेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्टिव करेगा, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन को एक साथ फोर्स लगाना शुरुआत कर देगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इसीलिए पूरे सर्किट में एक साथ आपका क्या होता है, करंट सेटअप करता है, यानी स्विच ऑन करते हैं तो पूरे सर्किट में एक साथ करंट सेटअप करेगा। उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि सारांश और समरी यही हुआ, जब बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी मेटल वायर के क्रॉस अगर आप एग्जिस्ट करवाते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो पूरे सर्किट में पूरे वायर में एक साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक इलेक्ट्रॉन को एक साथ फोर्स लगाने लगता है। तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन जो इसमें रहता है वो मोशन में आ जाता है, और मोशन में आ जाता है तो क्या होता है, करंट सेटअप कर जाता है सर्किट में। कोई परेशानी है तो बोलिए यहाँ तक में। अब देखिए गौर से समझिएगा आगे फिर से, अगर यह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, तो आपको पता है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात मैं करता हूं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो क्यू ई फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्यू ई पढ़े थे, तो ई होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो माइनस ई होगा आपका फोर्स का फॉर्मूला। और अगर एरो देते हैं तो इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब देखिए तब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ए बराबर होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में देते हैं तो माइनस ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा। यानी कि सोच लीजिए एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन में, एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन में, बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आगे जो बता रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह बुक में नहीं है, हम आपको अपने इमेजिन से और आपका इमेजिनेशन करवा रहे हैं, कल्पना कीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। बैटरी लगभग कितना वोल्ट आप लेते हैं, यूज करते हैं, ये बताइए, बोलिए जल्दी से। सर 1.5 वोल्ट। चलिए आपका सबसे सिंपल सबसे सीधा सेल जो है मिनिमम 1.5 वोल्ट का लेते हैं, ये बात हमको ही पता है, हम भी 1.5 वोल्ट का लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी, तो 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है। अगर बैटरी का अगर 1.5 वोल्ट लेते हैं और वायर भी ले लीजिए 1.5 मीटर का, टेंशन का खत्म कर देते हैं, एक के बारे में खत्म कर देते हैं, 1.5 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आ गया 1 वोल्ट पर मीटर आ गया ऐसा यूनिट में, तो इसको 1 ले लेते हैं, आपको टेंशन ही खत्म हो गया। आप सोचिए इससे ज्यादा आपको आसान कुछ तरीका हो सकता है समझने के लिए, सादा टेंशन ही आपका खत्म हो गया है, 1 वोल्ट हो गया वो सीधा। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, पहले पावर को ही कर लीजिए ना, 1.6 बटा 9.1 कर लीजिए, पावर को गुना भाग कीजिए, 19 12 31 होता है, 10 का पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है लगभग। कितना कुछ कीजिएगा तो 10 का पावर 11 तो बचेगा, यहाँ 10 भी ले लीजिएगा 16 होगा, 16/9। अब आप खुद सोचिए जरा, अगर इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया जाए फ्री में, तो उसका स्पीड आफ्टर 1 सेकंड कितना हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा बैटरी लगाए हैं, 1.5 वोल्ट का वायर भी बहुत लंबा ले लिए हैं, 1.5 मीटर का लंबा वायर ले लिए हैं, तो आप खुद सोचिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। आप बताइए, सिंपली बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर 1 सेकंड के लिए फ्री छोड़ देंगे तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं ना, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो 1 सेकंड के बाद रफ्तार 10 हो जाता है, 2 सेकंड के बाद 20 हो जाता है, 3 सेकंड बाद 30 हो जाता है, ऐसा फ्री फॉल वगैरह में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 10⁻12 है, यानी 1 सेकंड के बाद रफ्तार इलेक्ट्रॉन का 10 का पावर 12 मीटर पर सेकंड होगा। सोचिए 10 का पावर 12 मीटर पर सेकंड,
स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड आफ्टर 1 ही सेकेंड के बाद। यानी कि सोच लीजिए इलेक्ट्रॉन पर कितना हैवी जर्क लगता होगा। जर्क मतलब समझते हैं, एक बड़ा धक्का लगता होगा, मतलब इसके मास के हिसाब से। यानी फोर्स, ये जो सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा इस मेटल वायर में, वो फोर्स बहुत ज्यादा है। आपको हम कितना धक्का देंगे तो 1 सेकंड के बाद रफ्तार आपका 2-3 होगा। यहाँ तो 10 का पावर 12 है। स्पीड ऑफ लाइट को कब तक क्रॉस कर गया? 1 सेकंड के पहले ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सोचिए कितना हैवी जर्क, कितना हैवी फोर्स लग रहा होगा इस पर। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का रफ्तार इसमें कितना होता है? वह रफ्तार लगभग होता है मिलीमीटर पर सेकंड। चींटी से भी कम रफ्तार में चलता है इलेक्ट्रॉन ये। यानी यहाँ पर फिसलता है, घसटाता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? यहाँ तो एक तरफ लग रहा है कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सामने आपका प्रूफ है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। सामने प्रूफ हम किए हुए हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन जो है, पर जो जर्क लग रहा है, जो आपका एक्सेलरेशन की बात हो रहा है, वो एक्सेलरेशन देखिए कितना ज्यादा है। और आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसका रफ्तार जो होगा मात्र मिलीमीटर पर सेकेंड होगा। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10 का पावर 15 का अंतर है, भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरूर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ यहाँ हादसा हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री अगर रहता तब उतना स्पीड पकड़ता, फ्री रहता तब। लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्री कोई छोड़ नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ना चाह रहा होगा तो बार बार इसको रुकावट आ रहा होगा। मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आपके पास मान लिया कि बहुत अच्छा गाड़ी 4 व्हीलर है, बहुत तगड़ा है, तुरंत स्पीड पकड़ के तुरंत पहुंचा देगा कहीं। लेकिन रोड पर बड़का बड़का रोड़ा रखा हुआ है, पत्थर, क्या कीजिएगा? पैदल आदमी से भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा, हो सकता है आपका गाड़ी आगे बढ़े भी नहीं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। इसको अगर फ्री छोड़ दिया तो उतना रफ्तार, आज चल रहा है 10⁻³ से। तो याद कीजिए मेटल में एटम के बीच में कोई गैप होता है क्या अरेंजमेंट में? आप खुद सोचिए। नेट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पढ़े हैं ना? नो सर, नहीं पढ़े हैं? वॉइड वो तो वगैरह वाला सॉलिड सब कुछ स्टेट नहीं पढ़े का? हैं, सॉलिड स्टेट पढ़े हैं। तो सॉलिड स्टेट में वॉइड ये सब समझते हैं, एटम के बीच में जो अरेंजमेंट होता है गैप बहुत कम होता है स्ट्रक्चर में। सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह का नाम सुने होंगे। सर कॉलेज अभी ठीक स्टार्ट है, हुआ है स्टार्ट सर। क्लास हुआ अच्छा है सर। ठीक है, जो भी है। लेकिन याद कीजिए, अब फिजिक्स में समझने के लिए सब कुछ की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल अपना। हम बोले थे ना कि 1-2 क्लास आपका करंट का बहुत आसान चलेगा, है ना? फिर कंसेप्चुअल पॉइंट पर आएंगे हम लोग। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इन सब रीजन को समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर हम ये है कि एटम एकदम कॉम्पैक्ट पैक होता है, 100% लगभग पैक ही रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हल्का फल्का रास्ता छूटा हुआ रहता होगा, हल्का फल्का एकदम। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आना चाहता है, लेकिन इस एटम से बार बार कोलिजन करता होगा, बार बार कोलिजन करता होगा, तब ना आगे नहीं बढ़ पाता होगा। मतलब आगे बढ़ने लगा, एक पत्थर से टकरा गया, फिर आगे बढ़े, दूसरे से टकरा गए, तीसरे से टकरा गए, चौथे से टकरा गए। और जानते हैं 1 सेकेंड में लगभग इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 15 बार टकराता है। ये तो भयानक फ्रीक्वेंसी से कोलिजन होता होगा। नहीं, 1 सेकेंड में कितना बार? 10 का पावर 15 बार, लगभग 14 बार, 13 बार, 15 बार इस तरह से टकराता है। अब बताइए कितनों आपका ताकतवर 4 व्हीलर रहे, है ना, कितनों ताकतवर रहे, रोड पर अगर पत्थर रखा हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा ईटा और पत्थर, तो आपका गाड़ी क्या रफ्तार पकड़ पाएगा? इधर लीजिएगा उधर टकराएगा, उधर कीजिएगा उधर टकराएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का रफ्तार इसमें कम होता है। और इलेक्ट्रॉन बेचारा बहुत मुश्किल से ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट मतलब समझते हैं? घसीटाता है। ड्रिफ्ट यस मतलब सर। होता है घसीटना, है ना? बहुत मुश्किल से घसटाता है। इसीलिए करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन का जो रफ्तार होता है ना, वह रफ्तार को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखिए नाम जो निकलता है ना फिजिक्स में, उस सारे नाम के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। उस कारण को समझिए, और हमको यहाँ से अब इस चीजों को मिटाने दीजिए, क्योंकि इन चीजों का आपके
सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, वो हम आपको समझाने के लिए उतना केवल बताए थे, है ना। तो आइसोलेशन आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब बताइए इस कोलिजन के कारण पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा जिगजैग लाइक होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, बार बार कोलिजन करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था। अब तो आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका -e/m आ गया। तो अब वेलोसिटी, मान लीजिए जिस समय सर्किट ज्वाइन किए होंगे उस समय आपका स्पीड 0 रहा होगा। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, v = u + at एक फार्मूला होता है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और तब तो यहाँ v बराबर u का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? क्योंकि सर्किट जिसमें ज्वाइन किए हो उस समय स्पीड इसका 0 होगा। तब v बराबर जब 0 होगा तो केवल लिखाएगा आपको आइसोलेशन का वैल्यू, तो -e/m इनटू टाइम के बदले यहाँ टाउ लिखा रहता है, टाउ, है ना। और इस पर अगर आप स्केलर वेक्टर क्वांटिटी लगाना चाहते हैं तो इसको अरेंज करके मैं फिर से लिखता हूँ, इसका नाम पड़ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd से डिनोट होता है -e/τ/m और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा होगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसीलिए माइनस साइन यहाँ लगाया हुआ रहता है बुक में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ड्रिफ्ट करता है। और टाउ का नाम रिलैक्सेशन टाइम पड़ गया, तो टाउ जो है टाइम से रिलैक्सेशन टाइम हो गया, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और vd जो हो गया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनीशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन नोट पॉइंट में सबसे पहले ये देख लेते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट वायर इज जिगजैग लाइक, जिगजैग लाइक मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा जिगजैग लाइक होगा, आपका क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करके हर हाल में टेढ़ा मेढ़ा भागेगा। तो करंट इन यूनिफॉर्म कंडक्टर में सबसे पहले हम लोग उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात किए हैं, है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो लगातार कोलिजन के बीच का इंटरवल जो होता है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये सब का डिफिनीशन कहीं पूछता नहीं, इसलिए सुन लीजिए केवल। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो लगातार जो कोलिजन किया इलेक्ट्रॉन उसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधा लिखिएगा, करंट कैरिंग वायर में स्पीड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एवरेज स्पीड जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट नाम क्यों पड़ा वो भी समझाए थे। इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाता है, घसटाते हुए आगे बढ़ सकता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पड़ गया नाम। ठीक है, तो प्रॉब्लम है तब बोलिए, अब आगे बढ़ेंगे। सर एक बार रिलैक्सेशन टाइम एक बार फिर से बताइए मतलब। दो लगातार कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, एकदम शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, बिहारी भाषा में, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आगे बढ़ें। जब देखिए ध्यान से अभी इसी में है, करंट इन यूनिफॉर्म कंडक्टर का ही अगला कंसेप्ट है जिसमें करंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसमें एक टर्म मानेगा, इसका यूज फिर आपको मैग्नेट में भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे का यूज देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का यहाँ यूज आने लगा तुरंत एकदम। तो इसीलिए सभी को ध्यान में रखना है, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
यानी कि इसमें मैग्नेट तक हर एक दूसरे से लिंक रहेगा सब कुछ, इसलिए पीछे को नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में। देखिए अब है, हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं, करंट की बात करेंगे, है ना। तो करंट की जब बात करेंगे, करंट इन कंडक्टर, करंट इन कंडक्टर या मेटल वायर में करंट कैसे होगा, एग्जिस्ट किस तरह से करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, उसको देखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये मेटल का वायर है, इस मेटल के वायर में एक बैटरी यानी कि सेल को जोड़ रखे हैं। जैसे ही सेल को जोड़े होंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के हर एक इलेक्ट्रॉन को एक साथ मोशन में लाया होगा, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए थोड़ा दूर के लिए स्टडी कर रहे हैं। और मान लेते हैं दिस इज द डीएक्स पार्ट ऑफ वायर, ये जो है डीएक्स पार्ट ऑफ वायर है, जबकि यहाँ पर ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है। यहाँ एक टर्म है एन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक नया वर्ड आया है, इस वर्ड को याद रखिएगा, मैग्नेट तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मॉडर्न में भी आएगा, लास्ट चैप्टर जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आप बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका डिफिनीशन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, डिफाइन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is defined as number of electron या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, बात समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी तब तो इसका डेफिनेशन के अनुसार अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम लिखाएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो बी कंसिडर डीएक्स लेंथ ऑफ वायर, यानी बी कंसिडर डीएक्स लेंथ ऑफ वायर, हम डीएक्स लेंथ ऑफ वायर को कंसिडर किए हैं और निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in dx length of wire, dx length of wire, b number of electron in dx length of, b consider number of electron in dx length of wire, the dx length of number of electron in dx length of wire, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dx लेंथ ऑफ वायर हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो dx लेंथ ऑफ वायर में निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिफिनीशन से ही आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा n गुने वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एरिया इंटू dx होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज इन dx लेंथ, dx लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहते हैं कि क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यानी डी क्यू की बात करेंगे तो Q बराबर एन ई, याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, Q बराबर एन ई, तो N इंटू ई, तो N तो पता है, इसमें ई से गुना करना पड़ेगा, तो एन ए ई आई इंटू डी एक्स हो गया। और डीएक्स लेंथ ऑफ, जो यहाँ पर डीएक्स लेंथ से वायर जो है हम कंसीडर किए थे, वो सारा इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम में फ्लो कर गया होगा, इधर से निकल गया होगा बाहर, यानी dt टाइम में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन ऑफ करंट जो होता है, करंट आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो डी क्यू तो एन ए ई और डी एक्स है, अब बाई डी टी हो गया। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी कहलाता है, लेंथ बाई टाइम वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या आपका होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, तो एन ए ई हो गया। इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी करंट का एक फार्मूला आ गया, आई बराबर एन ए ई वी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। कहीं अगर कुछ समझने में दिक्कत है तब बोलिए, इसमें कुछ पॉइंट आपको लर्न भी करना पड़ेगा। जैसे एक नया टर्म आया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पहले ही बोले इसको मैग्नेट में भी यूज करेंगे, तो ध्यान से थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए फिर से हमसे। सर वहाँ पे ध्यान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीएक्स लेंथ ऑफ वायर लिखे हैं, वो वाला फिर से बता दीजिए। कैसे होगा तो आप समझिए वहां पर कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फार्मूला है, वहां पर आप बात समझ सकते हैं। वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, आप खुद समझिए। अब देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर गुने वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है आपका, वो समझ सकते हैं, एरिया गुने लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं सिलेंड्रिकल वायर में। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई बराबर एन ए ई भी डी होगा, ठीक है। कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए, और नहीं तो क्वेश्चन बना के देखिए। एससी बनवा निकालिए, पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ये एनसीईआरटी में ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम दूसरे जगह का कहीं का प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हम एससी वाला प्रॉब्लम बता दे रहे हैं। आपको 6 नंबर प्रॉब्लम बताना है, बनाना है, ठीक है। सॉरी 6 नंबर नहीं, 5 नंबर बनाइए। 5 नंबर प्रॉब्लम बनाना है जल्दी से। 5 नंबर प्रॉब्लम बनाना है, 5वां नंबर। 5 नंबर प्रॉब्लम ये बहुत फेमस है, आपका सभी एग्जाम में भी पूछ चुका है। 199 पेज नंबर का 5 नंबर प्रॉब्लम आपको बनाना है। फॉर्मूला सामने प्रेजेंट है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, करंट ऑफ 1 एम्पियर एक्सिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन जो है इससे का 5 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें कह रहा है कि करंट जो है एक कंडक्टर में एग्जिस्ट जो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। आई का वैल्यू जो है दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया है ना 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सीधा सा बात सोच लीजिए। एज्यूमिंग 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम कैलकुलेटेड टू बी फ्री है, पर एटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन है 1। कैलकुलेट डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इफ डेंसिटी। डिप्ट वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए करंट भी दिया हुआ है, तो आई बराबर एन ए ई वी डी आप पढ़े हैं। डिप्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपको करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं। ये केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको निकालना रह गया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वॉल्यूम होता है। ये बात आप समझते हैं अच्छी तरह से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा इस वायर में ये पता नहीं है, तो इस वायर की लंबाई ए मान लीजिए, एरिया ए मान लीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहीं से पहले अभी रुक जाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी वायर में आपको, और कॉपर का ये वायर है, किसका, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये कॉपर का वायर है। कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है पहले, और कहा है कि एक कॉपर एटम में एक ही गो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये भी कह रहा है। तो सबसे पहले कॉपर का एटम निकाल लीजिए कितना है, इस वायर का मास निकाल लीजिए कि कितना है भाई। तो मास ऑफ कॉपर वायर जो होगा, मास ऑफ कॉपर वायर जो होगा वह क्या होगा, डेंसिटी गुने वॉल्यूम होगा। तो डी से डेंसिटी लिखते हैं, अब वॉल्यूम एरिया गुने लेंथ होगा।
समझ लीजिए बात ध्यान से, डी से डेंसिटी है, और जब डी से डेंसिटी है, यहाँ डेंसिटी ए इंटू एल हो गया, तो ये जो आएगा डेंसिटी, यह केजी में आएगा, मास जो आएगा ये केजी में आएगा, ये बात याद कर लीजिए, केजी में, क्योंकि ये साइड में सब यूज कीजिएगा। तो आप जरा गौर से समझिएगा मेरी बात को, यानी मास ऑफ कॉपर जो आ गया, आपको डेंसिटी दिया हुआ था 9000 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ था, देख लिए, तो 9000 तो लिख देंगे, लेकिन इसमें केजी से ग्राम में बदलिएगा तब मोल बदलाता है, मोल केमिस्ट्री में आती है, सब जगह ग्राम में काम करता है वहां पर, तो ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ केजी से ग्राम में जाने के लिए, और ए इंटू एल इतना ग्राम हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर निकालिए कितना होगा। तो आपको पता है कि मास बटा मोलर मास होता है, यानी कि 9 गुने 10⁻⁶, ये कर दिए, एरिया गुने लेंथ। अब मोलर मास कॉपर का कितना होता है, बोलिए जल्दी से, कॉपर का मास नंबर कितना होता है, मास नंबर कॉपर का, बोलिए जल्दी से, एटॉमिक नंबर 63 हम सर। हिंट करते हैं, एटॉमिक नंबर हम 63.5। 29 होता है एटॉमिक नंबर, 63 होता है सर। 63.5 ले लेते हैं, जो होता है रियल में वही लेंगे, है ना। तो देखिए अब इतना बात समझ में आ गया, इतना ले लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर निकाल लिए हैं, तो नंबर ऑफ कॉपर एटम भी निकाल लेते हैं, Cu एटम, कॉपर एटम में मोल गुने एवोगाड्रो नंबर होगा, तो यानी कि 9 गुने 10⁻⁶ इंटू Al और इंटू 6.023 गुने 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 हो गया। अब ये हो गया नंबर ऑफ आपका कॉपर एटम आ गया, और कहा गया है कि एक कॉपर एटम में एक ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही हो जाएगा। तब तो सुन लीजिए, अब लिखेंगे नहीं, नंबर ऑफ जितना एटम है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इंटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना ही है, तो इसको गुना कर लीजिए, 9 गुने 6.023 गुने 10⁻, कितना हो गया, 23 और 6 29 हो गया है, और 1 गुने एल बच गया है, और ये हो गया 63.5, ये इलेक्ट्रॉन हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए इंटू एल हो जाएगा, तो इसको कटवा दीजिए, कट गया सीधा सीधा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, कट गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो गया आपका, समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 7 63 तो कट ही जाएगा, तो हमको पता है, लेकिन कटवा नहीं रहे हैं हम, 023 गुने 10⁻29 और आपका 63.5 इन, बस इतना आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। इसको अगर फार्मूला के रूप में मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, आप खुद सोचिए, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, इंटू एवोगाड्रो नंबर बटा मोलर मास इंटू 10⁻3। हर बार इतना एक्सप्लेन करके कौन पढ़ाएगा आपको, ये बताइए। हमको तो फार्मूला याद था, हम डायरेक्ट लिख देते, डी से डेंसिटी कर देते हैं, रो से डेंसिटी, यहाँ रो से बहुत ज्यादा टर्म में डी फॉर डेंसिटी लिख देते हैं सीधा सीधा। नहीं, फार्मूला लगता है कुछ सेट नहीं कर गया, देखिए तो जरा ध्यान से, डेंसिटी गुने एवोगाड्रो नंबर बटा मोलर मास गुने 10⁻3, डेंसिटी 9000 था इसलिए पावर 29 चला गया है, एवोगाड्रो नंबर में 23 था और डेंसिटी का 9000 था, और 10⁻3 लिख ही दिए हैं, तो 6 0 कट करके आ गया। क्या समझे,
अगला बार से जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रट लीजिए, है ना, काम कर जाएगा। क्या याद करना है पता है ना, बगल में कॉपी पर लिख लीजिएगा कि डेंसिटी किसी भी मेटल वायर का जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा डेंसिटी बटा मोलर मास गुने भौगोलिक नंबर इंटू 10⁻³ डेंसिटी जब आपका SI यूनिट में दिया रहेगा तब, और सीजीएस में दिया रहेगा तो ये भी गायब हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब बाकी आपको लिखना है तो खुद लिखना पड़ेगा, हम कुछ ना बोलेंगे अब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब n का वैल्यू निकाल ही दिए तो डिप्ट वेलोसिटी हमको निकालना था। तो डिप्ट वेलोसिटी जब हमको निकालना ही था तब तो अब ज्यादा कुछ करना है ही नहीं हमको। तो नाउ डिप्ट वेलोसिटी VD बराबर जो हो जाएगा आपका इस फॉर्मूला से I बटा N A हो जाएगा और E हो जाएगा। देख लीजिए I बटा N E हो जाएगा। करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल दिए हैं, एरिया दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर जरूर आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। दिया था 1 एम्पियर दिया था, है ना, और एगो करंट डिप्ट वेलोसिटी का फार्मूला और निकालना चाहते हैं, ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं पर कहानी खत्म, फार्मूले में कन्वर्ट कर दिए डिप्ट वेलोसिटी का। लेकिन ज्यादा फार्मूला भी याद करना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए सब छोड़िए उतना, वो हम लोग के लिए इतना फार्मूला होता है दनादन बनाने के लिए, आप लोग प्रोसेस से ही बनाइए। तो डिप्ट वेलोसिटी में आप करंट का वैल्यू रखिएगा, वो 1 एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ निकाल ही दिए थे, इसलिए कटवाए नहीं थे क्योंकि ये सब ऊपर भागेगा। 9 गुने 6.023 इंटू 10⁻23 है और 63.5 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब उसके बाद एरिया जो है 10⁻⁻6 है, ये बात पता है। इलेक्ट्रॉन है जो 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम है। अब आप सोच लीजिए, इसको गुना भाग करेंगे तो देखिए 19 और 6 25 हो गया, देख लीजिए 25 हो गया। और यहाँ से देखिए आपको लगभग सब पावर कट करके आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। आप समझ सकते हैं, नीचे ज्यादा टर्म है, ज्यादा वैल्यू है, आप समझिए ध्यान से, देख लीजिए। अच्छा 10⁻, ये 29 था ना, 23 कैसे लिखा गया है, ये 29 था। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, नीचे पावर पॉजिटिव में ज्यादा है इसलिए आपका मिलीमीटर में आएगा, इसको गुना भाग करिएगा आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरी देखते हैं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, समझ लीजिए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया ना, डेंसिटी गुने भौगोलिक नंबर बता मास नंबर, केमिस्ट्री के जैसा हम भी याद करवा रहे हैं, याद करके रखिएगा, भविष्य में बहुत फायदा करेगा। देखिए बहुत यही सब चीज याद करने से क्या होता है ना, कंपटीशन में ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन मिल गया, आप रफ्तार आपका बढ़ गया, बाकी लोग प्रोसेस से बनाएगा, रफ्तार घटा हुआ रहेगा, और यही 2-4 क्वेश्चन में आप आगे पीछे होंगे, है ना। और जब तक रिजल्ट नहीं तब तक समझिए कि आपको आराम नहीं है ना। और रिजल्ट लेने के लिए तो आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस इतना समझ लीजिए आप। तो मैं आगे बढ़ूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या है पॉसिबिलिटी जो। देखिए बात समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या करना है जी। अब इसके बाद जो है फार्मूला आपका टर्म जो है अकॉर्डिंग टू NCERT, वह जो है आपका करंट डेंसिटी एक टर्म पढ़ना है। करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है आपकी बात, करंट डेंसिटी है, नाम बदल रहा है। ये करंट डेंसिटी को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं जिसको जे वेक्टर से डिनोट किया जाता है, जे से, है ना। तो सबसे पहले
इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मैग्नीट्यूड is equal to its magnitude is equal to the ratio of current to the cross sectional area of wire, यानी जहां से करंट फ्लो करता है। यानी सिंपल सा बात लिख सकते हैं कि J बराबर जो होगा I/A होगा। तो SI यूनिट करंट डेंसिटी का क्या होगा, आप खुद सोचिए। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी यानी J जो है वो होगा इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक वायर है उसको हम तिरछा काट दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया तिरछा काट दिए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है एन कैप से इंडिकेट होता है, और इधर आपका जो है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। किसका? करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल है जो थीटा है। समझ लीजिए बात को। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का एक नया डेफिनेशन हुआ। देखिए कितना फॉर्मूला आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का एक नया डेफिनेशन हुआ, I बराबर J वेक्टर डॉट वेक्टर A। आने की तिरछा गुना कर दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। ये भी वेक्टर वो भी वेक्टर, तो दोनों का प्रोडक्ट जब वेक्टर है तो समझ लीजिए बात ध्यान से अच्छी तरह से, है ना। J डॉट A, तो I बराबर जो हो गया J A कॉस थीटा हो गया। इस बात को समझ लीजिए, यानी जा कॉस थीटा। देख लीजिए ध्यान से, J A कॉस थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का एक नया डेफिनेशन हो गया करंट डेंसिटी के टर्म में। एक नया टर्म है, इसको ध्यान रखना है। करंट डेंसिटी के टर्म में इस टर्म को अच्छे से ध्यान रखना है, करंट डेंसिटी। ठीक है, I बराबर J A कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए। नाउ अब चलते हैं, करंट डेंसिटी J बराबर है I बाई एरिया है, और I बराबर फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं NAE और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप बाई एरिया पढ़े हैं, तो एरिया कट गया। अब जरा गौर कीजिए, फिर से मैं इधर बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। तो आपका करंट डेंसिटी जो J है वो J बराबर जो हो जाएगा आपका, एरिया कट गया है, NE बचा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से, NE बचा हुआ, एरिया कट गया है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाई M। याद किए थे, किसका फॉर्मूला याद किए थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड याद किए थे, तो लिख दिए हैं। तो J का जो फॉर्मूला आ गया NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखिए N जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ किसी कंडक्टर का है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, रिलैक्सेशन टाइम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब स्केलर के साथ साथ कांस्टेंट भी है, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और तब यदि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, यानी कि बात को समझ सकते हैं आप ध्यान से, हम क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं। और तब तो अगर ये फार्मूला का रूप धारण कर रहा है तो इसको हम लोग एक अलग टर्म से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से? सिग्मा से। सिग्मा इंटू ई, ये करंट डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। जहां सिग्मा का जो फॉर्मूला आया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में भी एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आपको याद करना है NE स्क्वायर टाउ बाई M। ये कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गया। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गया। सिग्मा जो है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, ये आप समझ सकते हैं ध्यान से।
ये कंडक्टिविटी ऑफ क्या है आपका मटेरियल है, इस बात को ध्यान से समझिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है ये, है ना। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी है सिग्मा n स्क्वायर टाउ बाई m। जानते हैं नीट में यहाँ से सब मतलब ये फार्मूला वो फार्मूला मिला के एक क्वेश्चन पूछा था मैच द फॉलोइंग में, नीट भी पूछा है। मतलब फार्मूला आपको यहाँ का याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बस समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए। एन स्क्वायर टाउ बाई एम ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, मतलब छोटे रूल पर देख लीजिए तो करंट डेंसिटी जो है किसी भी मेटल वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दीजिएगा करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा आपका, क्या होगा करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, इस बात को समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर फार्मूला का थोड़ा सा लूप है, फार्मूला को ध्यान से समझना है बहुत सारी चीजों को, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए करंट डेंसिटी जो है यहाँ पर उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए एक टर्म है रसिस्टिविटी, रसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को रो से डिनोट करते हैं और आपको पता है इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी होगा, यानी कि रो बराबर जो होगा 1/सिग्मा होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। और 1/सिग्मा लिखिएगा तो m/n² टाउ हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब तो एक अगर सिंपल फॉर्मूला बड़ा में लिखना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर जो होगा, यूनिफॉर्म वायर जो होगा रेजिस्टेंस आर बराबर लिखेंगे रोला जो लिखते थे रो L/एरिया, उस फार्मूला को आप बदल सकते हैं, रो के बदले लिख सकते हैं इतना, यानी m/L/n² टाउ इनटू एरिया। मतलब जस्ट लाइक एक्सपेंड कर दिए हैं कि आप थोड़ा सा बात समझ लीजिए, ये सब बात कभी में लोग को कोई डाउट है तो बोलिए, देख लिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ तक हो गया आपका, हाँ बोलिए ना जल्दी से बोलिए, हाथ मत खा कीजिए, बोलिए जल्दी से। करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, इन सभी बातों में चलिए 10 मिनट और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा आपका, है ना। तो करंट डेंसिटी समझ गए होंगे आप लोग कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको मैग्नीट्यूड जो होता है करंट पर यूनिट एरिया होता सर है ना। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? क्या चीज का? रेजिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी मतलब जो विरोध करता है ना। अब उसको डिफाइन कर लीजिए विरोध करने वाले को। इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो बाधा पैदा करे उस प्रॉपर्टीज को रेसिस्टिविटी कहते हैं। और उसको सर ये पता है कि रेसिप्रोकल कैसे होता है, मतलब क्यों होता है? सब सोच लीजिए खुद, एक कंडक्टिविटी है, एक आपको सपोर्ट करेगा, एक विरोध करेगा, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये तो सिंपल सा टर्म है ना। आप खुद सोचिए, एक आपको कोई विरोध कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, दो अपोजिट टर्म ही है ये एक्चुअली, इसीलिए दोनों रेसिप्रोकल होगा। देखिए
अब एक टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी टर्म केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबाइल आयन, है ना। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? म्यू से, है ना। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिप्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी म्यू बराबर होता है डिप्ट वेलोसिटी का मॉड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो डिप्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बाई एम बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका मोबिलिटी जो हो जाएगा आपका ई टाउ बाई एम हो जाएगा। आप बात ध्यान समझिएगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे जो हैवी आयन है, जो बड़ा आयन है उसकी मोबिलिटी कम हो, जो बड़ा मोलिक्यूल है उसका मोबिलिटी कम होता है। तो देखिए ना, मास के इनवर्स में रिलेशन नहीं आया है क्या? यानी म्यू से जो मोबिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम मोबिलिटी होगा, यानी वो उतना उसको चलने फिरने में उतना कष्ट होगा। तो ऐसे भी समझते हैं जो भारी भरकम आदमी रहता है उसको चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है, नहीं। आज दुबला पतला रहता है फटाफट इधर से उधर भागता है। तो मोबिलिटी आप समझ सकते हैं कि मास के क्या है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए, ये था छोटा सा डेफिनेशन जिसको आप समझ लीजिए, ये डेफिनेशन में इतना ही है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये सब छोटा छोटा टर्म है जिसको लर्न करना है फार्मूला के साथ। देखिए, करंट का 3 पार्ट है, 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो पढ़े हम लोग पिछले क्लास तक, उसका एक छोटा सा पार्ट आज। ये सेकेंड पार्ट है जो इस तरह से फार्मूला याद करने वाला पार्ट है। यहाँ से जब भी आएगा क्वेश्चन तो फार्मूला आएगा, थोड़ा रीजनिंग आएगा, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो आएगा इसमें। देखिए, अब अगला जो टर्म है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो इसके बाद एनसीईआरटी जो पढ़ने के लिए दिया है वो दिया है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ दिया है। क्या दिया है? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ दिया है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ दिया है। क्या दिया है? ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। तो एक बात समझ लीजिए, ओम्स लॉ पहले वैलिड ही कहीं नहीं है, बहुत कम जगह वैलिड है। मतलब कहीं नहीं का मतलब ये नहीं, ओम्स लॉ जो आप लोग याद कीजिए 10th क्लास में जब पहली बार पढ़े होंगे तो हाँ कितना बड़ा लॉ पढ़ लिए हैं, ओम्स लॉ हम जान गए हैं। नहीं, करंट का एक यस बहुत सर। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ जान गए हैं, इतना एकदम आपको खुशी हुआ होगा। लेकिन ओम्स लॉ अप्लीकेबल कहाँ है? तो बहुत कम जगह अप्लीकेबल है। आप सर समझ लैब लीजिए में आप, भी गए थे देखने। हाँ लैब में भी गए होंगे, लेकिन ओम्स लॉ लागू कहाँ है? क्या आपके घर के सर्किट में लागू है? पंखा चल रहा है वहाँ, ट्यूब चल रहा है वहाँ वो लागू है? एसी सर्किट में तो ओम्स लॉ लागू ही नहीं होता है, ओबे ही नहीं है ओम्स लॉ वहाँ। आपको ओम्स लॉ वही जो पेंसिल लॉ बैटिक ने बोले 5 साल 5 वोल्ट 10 वोल्ट उतने ही तक का लागू है। मतलब ओम्स लॉ डीसी सर्किट मेनली और लो पोटेंशियल डिफरेंस पर लागू होता है। तो लिमिटेशन में वही हम लोग यहाँ समझेंगे कि ओम्स लॉ अप्लीकेबल कहाँ है। तो ओम्स लॉ जो है आपको डीसी सर्किट के लिए, यानी सबसे पहला मतलब लिख सकते हैं लिमिटेशन में, यह है अप्लीकेबल फॉर ओनली लो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी लो वोल्टेज के। यानी पहला पॉइंट लिख देते हैं अप्लीकेबल, अप्लीकेबल अप्लीकेबल फॉर लो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी लो वोल्टेज के लिए, लो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको अप्लीकेबल है। हाई पर अप्लीकेबल नहीं है, लो पर अप्लीकेबल है। यानी कि किसी मेटालिक वायर में अगर आपका ज्यादा वोल्टेज डाल देंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इधर है, करंट इधर है,
तो मान लिया कि कुछ दूर तक तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब आप जो बोले हैं यही जाएगा, लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा तो करंट उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ जाएगा। तब वोल्टेज तेजी से अगर बढ़ाएंगे ज्यादा वोल्टेज पर, ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे शिफ्ट करने लगेगा, हल्का हल्का टेढ़ा भागने लगेगा, मतलब कि आपका ये स्ट्रेट पाथ को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे आप, तो ज्यादा वोल्टेज पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच कॉलिजन ज्यादा होने लगेगा, और क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, क्या अभी ना पढ़ रहे थे सब इंटरनल फिनोमेना, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ज्यादा तो कॉलिजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कॉलिजन में व्यस्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर नहीं करेगा, उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए लो वोल्टेज तक तो ठीक है स्ट्रेट पाथ होगा, हाई वोल्टेज पर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा, जबकि करंट उस हिसाब से फिर नहीं बढ़ पाएगा। एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर पर, एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट रहेगा वहीं पर एप्लीकेबल होगा। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर फिर से क्या होगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा, आपका कॉलिजन बढ़ जाएगा तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन स्टेट नहीं होगा, करंट घटने लगेगा एट हाई टेम्परेचर पर। यानी हाई टेम्परेचर पर भी जब इसको इंडिकेट करने लगेगा तो क्या होगा, ये अगर वोल्टेज और टेम्परेचर है तो जो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, मतलब करंट है सॉरी, और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये लो टेम्परेचर पर ग्राफ होगा, ये लो टेम्परेचर पर ऐसा ग्राफ होगा, और हाई टेम्परेचर पर ग्राफ क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा लेकिन करंट उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, यानी ये हाई टेम्परेचर पर ग्राफ है जो ऊपर की ओर उठने लगेगा, और लो टेम्परेचर पर सीधा जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए, यह सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए लागू होगा, यानी मेटल वायर के लिए लागू होगा। तीसरा में इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली मेटालिक वायर, मेटालिक वायर में लागू होगा। दैट एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस में लागू नहीं होगा। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक ग्राफ बना रहे हैं वोल्टेज वर्सेस करंट का, और जेनर डायोड का लिए बना रहे हैं, जेनर का, तो जेनर डायोड का जो आप बनाइएगा तो उसका ग्राफ ऐसा होता है करंट का, और पीछे जाके ऐसा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में ये लागू नहीं होगा। यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब आपका मोबाइल का डिवाइस, आपका चार्जर का, आपका लैपटॉप का, आपका टीवी का, आपका कैमरा का, इस डिवाइस में कहीं ओम्स लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि सब जगह आपका आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ रहता है। आपके चौक फाइल में नहीं लागू होगा, इन सभी में कहीं लागू नहीं होगा, है बस समझ में। तो इस तरह से बहुत सारा पॉइंट्स है, आपको एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया हुआ है ना। तो ओम्स लॉ बहुत कम जगह अप्लीकेबल है, बस इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। ओम्स लॉ ज्यादा जगह अप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, बहुत कम जगह अप्लीकेबल है। ओम्स लॉ का जो है दायरा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और संडे को क्लास लेंगे इस बार हर हाल में, है ना, दिन में लेंगे, 12 बजे के आसपास लेंगे, क्योंकि आप लोग को सुबह में टाइम नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए प्रियांशी टेस्ट देना है, बोलिए जल्दी से। सर किस चीज का टेस्ट?